इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बात होगा, कल बात हुआ था बहुत सारा चीज़। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में यही बात हुआ था कि ये भी एक इंडियन नेशनलिज्म का हिस्सा ही रहा है। और ये इससे पता चलता है कि जो ब्रिटिश रूल हमारे हिंदुस्तान में आए थे उसका क्या नेगेटिव रोल रहा है। और उसी दरमियान उसी समय बहुत सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, गोखले आए, बताएं कि देखो ये है ब्रिटिश का किया करतूत, ये आया है आपको भलाई देने के लिए नहीं, लूटने के लिए आया है। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। कहाँ टिक पाएगा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? कोलैप्स, फुल कोलैप्स। और यही चीज़ को दिखा दिया कि यही तो हुआ है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि जहाँ पे एक सिविल सर्वेंट का भी चार्ज जो कि कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, वो वहाँ का पॉपुलेशन के लिए कर रहा है, यूरोपियन पावर के लिए, इंग्लिश के लिए कर रहा है, मैं उसको तनख्वाह मिल रहा है इंडिया से। क्या व्हाट इज दिस? हाई कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किए हैं जो लंदन में आपको रिप्रेजेंट करता है, उसका ही पैसा इंडिया से जाएगा। यही तो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। समझ में आ रहा ना जी? यही चीज़ बताएं। ये 1860 के दशक में स्टार्ट हुआ। ये एफर्ट है इंटेलेक्चुअल क्लास का, जिसमें दादा भाई नारोजी है, गोखले हैं, आरसी दत्त है, गोखले महात्मा गांधी जी के लीडर, गुरु, इनके कहने से ही महात्मा गांधी जी गए हैं, पूरा भ्रमण किए हैं, देखे हैं। लीडर ऐसे नहीं बनता है, एक रूम के अंदर कोई लीडर नहीं बनता है, जाना पड़ता है, सर्वे देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है क्या काम करे ऐसा, कितना लोग का प्रॉब्लम। हम भले ही बैठ के बात करते हैं, थ्योरी पढ़ोगे, कल के दिन में कलेक्टर बनोगे तो फील्ड वर्क करोगे, पर थ्योरी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा। तो बाबा को एक्सपीरियंस हुआ और बाबा ने पूरा अखंड भारत लेंथ और ब्रेथ पे यूज़ किए थे उस चीज़ का। और यहाँ से क्या हुआ, इंडियंस के अंदर बीज बोया गया नेशनलिज्म का, ठीक है। और वहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नारोजी दिए थे थ्योरी, और इशू ऑफ पॉवर्टी ना, ये कहीं ना कहीं ये दो चीज़ है, एक गजब इंडियन माइंड्स को कैप्चर किया है उस समय। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का बात करें तो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स क्रिएट किया है। और यहाँ से डिफरेंस या कन्फ्लिक्ट कह सकते हो ब्रिटिश और इंडियन इंटरेस्ट के बीच में होना शुरू हो गया। और ड्रेन थ्योरी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रख के खड़ा कर दिया ब्रिटिश का होने का भारत में, उसका मोरल वैल्यूज होने का। कहा जी लूटने के लिए आए हैं ये सभी चीज़। तो कल तुम एब्सेंट थे, वेरी बैड, किसी भी रीजन से एब्सेंट हुए, बहुत कुछ छूट गया तुम्हारा। देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, उसके अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी भी था, इसमें बताए थे क्या इम्पैक्ट है, सभी जिक्र कर चुका हूँ मैं क्लास में। अब मैंने इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी तुम लोगों को बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, लैंड रेवेन्यू था, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, पेंशन, सभी हमारे, यानी कि इंडिया कुछ नहीं मिलेगा। ब्रिटिश क्या यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहा है, समझे? इस पे आगे हम बात किए थे, तो डिफाइन किए थे ड्रेन क्या होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ फॉर विच इंडिया वाज गेटिंग नथिंग, इंडिया कुछ नहीं मिल रहा है। निकाल लो, नोट्स खोल लो, ये सही जगह पर है नोट्स का। ये फिजिकल ट्रांसफर है जिससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं, यानी कि भारत को कुछ नहीं मिलने वाला है। मैकेनिज्म क्या है जी इसका? वही ट्रिब्यूटरी पेमेंट्स एंड सो ऑन, कल बता चुके हैं, गिफ्ट्स वगैरह है। चाइना ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया ये, हाँ तो लास्ट वन यही था ना जी, मैकेनिज्म जो था बता चुका था मैं। इसमें देयर वाज अ पर्सनल ड्रेन बाय गिफ्ट्स ऑल्सो, गिफ्ट भी है, ब्राइब्स है, सैलरी है, इंडिया के वेल्थ से दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारी के लिए, भ्रष्ट के लिए भी, करप्शन के लिए भी ब्राइब्स दिए जा रहे हैं। चाइना ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे पटना से जाएगा सब चीज़, है ना, पटना से इंडिगो जाएगा, ये सभी चीज़ जानते हो तुम लोग, सप्लाई होगा, पैसा फिर लंदन जाएगा, मैं बहुत पहले क्लास में बोल चुका हूँ ये चीज़। चार्टर एक्ट 1813 का बात हो या 1833 का बात हो, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ख़त्म करने का बात था, है ना। और ये कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड पॉलिसी की तरफ बात था, और कहीं ना कहीं वो जाके कंपनी का जो कॉफियर्स है, जो तिजोरी है, उसको भरने का काम किया है। आज करेंगे नया चीज़। आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद क्या हुआ, फर्दर एक्सपांसन हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से क्राउन रूल आ गया, इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल आ गया 1858 के बाद। थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुमको हिस्ट्री का, मैं भी भाई यहीं से रेफरेंस पॉइंट ले लो, जो भी बीत गया जो बीत गया। अब यहाँ से तुम रेफरेंस पॉइंट ले लो, सो डैट आने वाले समय में एक दिन भी गलती से भी एब्सेंट मत करना। शाम का जो भी क्लास होता है उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इस क्लास का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्लास मेन है, ये जो 4 घंटा जो यहाँ पे तपस्या होता है 9:30 टू लेके 2 बजे तक के आसपास,
इस क्लास में बहुत कुछ बताया जाता है और यही क्लास सबसे बेस्ट क्लास है यूपीएससी के लिए, मैं दोहरा दूँ, क्योंकि इस क्लास में फ्री थिंकिंग करवाते हैं और शाम को नहीं मिलता है फ्री थिंकिंग, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से। इसमें बोलने का मौका देते हैं, सोचने का मौका देते हैं, एम्पल टाइम मिलता है। सिविल सर्विस एम्पल टाइम होना चाहिए सिविल सर्विस में, खाली डाइजेस्ट करने से नहीं होगा, आपको सोचना ही पड़ेगा एट द सेम टाइम। तो इट इज़ अ बेस्ट, इस यदि फुल फ्लेज स्टूडेंट बन ही गए हो तो इस क्लास को कभी ख़त्म मत करना। हाँ, सेकंड वाला हो जाता है इट्स फाइन, वो कंपनसेट हो जाता है सम वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, देखो क्या क्या चीज़ था ड्रेन में, तुम लोग देख लो यहाँ पे। सैलरी है, इनकम है, सेविंग्स है, अलाउंसेस है, ब्रिटिश को अलग से मिलेगा अलाउंसेस, और जो भी हमारे इंडिया में एम्प्लॉयड है। होम चार्जेस है जी, एनी एक्सपेंडिचर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी खर्च करता है भारत में, पूरा हमारा ही ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, हमारा ही पैसा जाता है। पेमेंट ऑफ मिलिट्री सप्लाईज, मिलिट्री सप्लाई बताओ, वो अपना डिफेंस तैयार कर रहा है तो हमारा पैसा जा रहा है। सिविल सप्लाईज, रेलवेज में जो भी इंटरेस्ट मिल रहे हैं, डिविडेंड, शेयर होल्डर, जो भी तुम्हारा वहाँ पे उस समय भी जो छोटे छोटे कंपनी रहे होंगे वहाँ से पैसा आता है, सब ब्रिटिश के अंदर जा रहा है, हालांकि वो इंडियन मार्केट में है। तो कहने का मतलब ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ड्रेन कहाँ से पैसा आ रहा है उसी का पार्ट सब है। तो यहाँ देखो ये सब चीज़ हुआ तो नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स क्या है, यानी कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, लोग को तब जान में आ गया, समझ में आ गया, जो दादाभाई नौरोजी बोलना चाह रहे थे, आरसी दत्त बोलना चाहते, तो समझ में आ गया उनके थ्योरी से। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, देखो दादाभाई नौरोजी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड हिज पेपर, देखो एक पेपर अपना थीसिस लिखे थे, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड का कितना कर्ज है भारत के लिए, वाह देखो कितना खतरनाक, 1867 में। दिस व्यू वॉज प्रेजेंटेड इन अनदर पेपर, फिर दूसरा पेपर में भी किए हैं, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, एंड फाइनली पेपर पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि कितना थीसिस लिखे थे दादाभाई नौरोजी, और सभी में पूरी तरीके से ब्रिटिश को क्रिटिक्स, ब्रिटिश का क्रिटिक्स बन के वो अपने आप को प्रेजेंट किए हैं। दादाभाई नौरोजी स्पोक Haveli Commission. Before Haveli Commission, it was a commission made to study expenditure of India and its administration. ये जो तुम्हारा हैवली तुम्हारा जो कमीशन बना था, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, ये कमीशन बताएंगे जब तुम लोग को स्टैटिक पढ़ाएंगे। तो ये कमीशन में बात किया गया, और ये कमीशन क्यों बना था, ये कमीशन इसलिए बना था कि ब्रिटिश ने क्या क्या खर्च किया है, ब्रिटिश का एक्सपेंडिचर क्या है, तो बात की है दादाभाई नौरोजी, उस कमीशन से भी बात किए हैं। रेनाडे ऑल्सो गेव हिज ओपिनियन, हाँ रेनाडे भी थे, वो भी अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बोले थे, हमारे इंडियंस ही है, वो भी ऐसे लिखे थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आरसी दत्त देखो इन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आरसी दत्त भी अपना थीसिस को रखे थे। यानी कि ये 2-3 इंटेलेक्चुअल की वजह से एक बहुत बड़ा क्रांति आया था उस समय, लोगों को समझ में आया था, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो कि एक नेशनलिज्म का हिस्सा है। ही गेव द एस्टिमेट दैट, देखो क्या इन्होंने, देखो आरसी दत्त का क्या कितना बड़ा रोल है कि बोला कि 20 मिलियन पाउंड ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, वो भी ओपनिंग ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, उन्हें 1910 उस ओपनिंग ईयर में, यानी कि 10-15 साल में ही इतना 20 मिलियन पाउंड चला गया इंग्लैंड में। तो इससे बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राइम अच्छा, लोग बोला कि अब तो संगठित होना पड़ेगा हम लोग को, जो ब्रिटिश तो आया है पूरा खाने के लिए ही हमको। इशू ऑफ पॉवर्टी, जो कि दादाभाई नौरोजी का था, फर्स्ट पर्सन है जो प्रेजेंट किए थे अपना ओपिनियन इशू ऑफ पॉवर्टी के ऊपर, वही सेम टाइम में जिस टाइम में वो किए थे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन, देखो नेशनल इनकम हमारा भारत का कितना था, 170 मिलियन, यानी कि 17 करोड़ पॉपुलेशन था उस समय, बिल्कुल सही बात है 17 करोड़। अभी देखो 1.25 करोड़ देशवासी है इस कंट्री में, कितना बढ़ा है। तो 1867 में हमारा पूरा कितना था, 8.4 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, अभी देखो कितना है, 3 ट्रिलियन डॉलर का है हम लोग का जीडीपी। तो अपनी किताब में लिखते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पहला पर्सन थे जिन्होंने रिपोर्ट दिया है, जिन्होंने डेटा दिया है, डेटा पे काम किया है, पीसी मोहलनोबिस, याद आ गया कुछ, क्योंकि डेटा पे काम किए थे उन्होंने भी, है ना। तो उसी तरह गुरुजी ने भी दिया था, डेटा स्टैटिक्स रिपोर्ट दिया था नेशनल इनकम पे और पर कैपिटा इनकम पे, जो क्या है 20 रुपया पर पर्सन है उस समय के हिसाब से। आरसी दत्त भी अपना व्यूज देते हुए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अबाउट द इशू ऑफ पॉवर्टी, देख रहे हो बड़े बड़े आदमी इशू ऑफ पॉवर्टी पे कितना अपना अपना थीसिस दे रहे हैं। गोखले साहब भी अपना व्यूज देते हैं पॉवर्टी के ऊपर में, जो स्पीच चला था बजट स्पीच 1901 का, उस स्पीच में उनका बात है, क्योंकि गोखले साहब सब कांग्रेस मेंबर है,
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यही तो कारण है कि गांधी जी ने भी वही से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। तो अमृता बाजार पत्रिका ये न्यूज़पेपर है भारत का, और उसमें भी तुम्हारा इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में रिफ्लेक्शन था। यानी कि अब न्यूज़पेपर से जा रहा है, न्यूज़ से लोग फैल रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो बात समझे, पहला टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। तो पहला टॉपिक जो था क्या था बाबू, पहला टॉपिक था तुम्हारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसमें तुमको प्रयास किया है कि कौन से अहम इंटेलेक्चुअल क्लास हमारे जुड़े हुए थे और इन्होंने क्या प्रयास किया और कैसे लोग का सेंटिमेंट को पुल किया गया नेशनल मूवमेंट के लिए, और कारगर साबित हुए हैं उसमें। तो कोई भी एक रीजन से कहीं कोई बड़ा विद्रोह नहीं होता है, रीजन बहुत होते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी जाना है उस क्लास में, है ना। प्रोसेस है वो, लंबा याद रहेगा तुम लोग को ये चीज़, है ना, लंबा याद रहेगा। तो दूसरा चीज़ करते हैं हंसी मजाक के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसके बारे में जब तुम लोग को चर्चा किया जाएगा, इस पे क्या बोलते हैं मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री ऑप्शनल से, तो बहुत कुछ जानना होगा इसके बारे में तुम लोग को। ये एक अपने आप में ग्रंथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनना, उसके ऊपर थ्योरी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। देखो हम तुमको थोड़ा लेमन टर्म से बताते हैं। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्रिटिक्स होंगे अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं कोई भी चीज़ का, और तुम हमारा भी क्रिटिक्स बन सकते हो, तुम भी बोल सकते हो कि सर आप पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है ना, तो वो बोल सकते हो। अब यही बोलने के लिए हम अपना काम छोड़ देंगे तो वो भी तो नहीं होता है। तो वो तो हर एक चीज़, तो भगवान के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है, उसके वो तो नियम है, जो आया है वो तो क्रिटिक्स सहेगा ही सहेगा। और इसी में खुशी है कि क्रिटिक्स को सह, जो बेस्ट क्रिटिक्स को सह पाता है वही बेस्ट है आदमी, वही लोकतांत्रिक देश का एक पहचान होता है। और इसी में फ्रीडम हाउस का भी एडिटोरियल आ जाता है। तो समझने का प्रयास करो, जो आदमी जितना राइज करेगा उतना ही क्रिटिक्स होगा उसका, है ना, उसका क्रिटिक्स होगा ही होगा, समझ लो। यदि तुम्हारा क्रिटिक्स नहीं है इसका मतलब तुम कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो। ये सिंपल तरीका है। यदि लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो क्रिटिक्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मनोबल छोटा नहीं करना है और बढ़ना है, खुश रहो कि सही रास्ते पे है। अब समझो, तो मैंने क्यों क्रिटिक्स का बात किया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। देखो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, A.O. होम बनाए, वो सिविल सर्वेंट थे। मैं तुमको हिस्ट्री में डिटेल्स में बताऊंगा कि वो उत्तराखंड के थे, और वो सिविल सर्वेंट मतलब IAS नहीं थे, वो रेवेन्यू सर्वेंट थे, IRS जो होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी था। कई लोग क्या, बाद में तुम्हारा खुद बाल गंगाधर तिलक अपने किताब में लिखते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी तो धारा बढ़ गया। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो डायरेक्ट आइडियोलॉजी डिफरेंस देखना शुरू हो गया। बोला कि अब हम कोई पिटीशन नहीं करेंगे, अब हम कोई प्रेयर नहीं करेंगे, अब हम लेंगे फ्रीडम इज माई बर्थ आई शैल हैव इट, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसको लेके रहेंगे। कोई प्रेयर से नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से नहीं होगा, हम लेंगे उसको, समझे ना। तो यही तो है रेवोल्यूशनरी आइडिया। अगर कांग्रेस का आदमी है वो, तो यहीं पे कांग्रेस भी दो मुख्य धारा में आइडियोलॉजी लाइन पे डिवाइड हो गया, एक मॉडरेट्स हो गए, एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए। और वही एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, ये सभी आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उस समय के, समझे ना, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। अब समझो कि ये मतलब क्या है। कई लोग बाद में क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ क्योंकि कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था और बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला था। वो रिवोल्ट ना हो इसलिए ब्रिटिश ने जानबूझ के बनवा दिया गया ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हमको आज़ादी भी दिलाया है, भले ही एक लंबा प्रोसेस लगा हमको आज़ादी बनने में। तो जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है उसको भी हम नहीं कह सकते कि 100% सही है, इस पर व्याख्या होगा आने वाले समय में। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी का मतलब ही यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना इसलिए ताकि जो लोग गुस्से में थे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से, ब्रिटिश का जो चाल चलन की वजह से, जो हमारा इंडिजिनस इंडस्ट्री खत्म हो गया एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको दबाने के लिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी का यूज़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। क्यों, क्या जरूरत है ब्रिटिश को ही खड़ा करने का, क्योंकि आखिर बनाया है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ही। मगर इतिहास गवाह है कि रिपन टाइप के भी लोग आए हैं गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत के लिए काम किया है। इतिहास गवाह है कि डलहौजी भले ही इम्पेरियलिस्ट हो मगर इंडियन के भलाई के लिए काम किया है, भले वो डायरेक्टली नहीं किया है मगर उसका काम इनडायरेक्टली हेल्प किया हमारे इंडियन नेशनलिज्म को आगे बढ़ने में। चाहे वो रेलवे का बात हो, चाहे पोस्टल सिस्टम का बात हो, चाहे टेलीग्राफ सिस्टम का बात हो। समझ में आ रहा है सभी चीज़। देखो वही बात है
देखो एनी बेसेंट अपने किताब में लिखती है कि हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम, कैसे इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। उसमें मेंशन करता है कि 17 इंडियंस हु अटेंडेड थियोसॉफिकल कन्वेंशन, याद करो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट। अडियार में, नीचे केरल में तुम्हारा साउथ में, दिसंबर 1884 कंसीव द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहीं पे 17 हमारे जो इंडियन लीडर्स थे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को अटेंड किए थे मीटिंग, उसी में इन लोग के मन में था कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाएंगे। हाँ, वो अपने किताब में लिखती है। देखो पी सीतारामैया अपने किताब में हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहते हैं कि हाँ, पहली बार पुट फॉरवर्ड द व्यू अबाउट इंडियन फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने अपना किताब में लिखा है जी। यानी कि बाद में ये सब स्कॉलर है जी, फ्रीडम फाइटर है, अपने आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, यहाँ से वो चीज़ को लिया जाता है और फिर से एक हिस्टोरियंस उस चीज़ को लिखते हैं कि हिस्टोरियन भी किताब से उठाते हैं। लेटर व्हाट वाज देयर इन वर ईयर, जो भी हवा में था, जो भी गलियारे में घूम रहा था, उसको किसी ने दिशा दिया है, तो ए ओ होम ने दिया है, तो बनाने वाले आदमी तो वही है। तो एम और ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को और कलेक्टिव आइडेंटिटी पीपल को, इंडिया को, उसको फोस्टर किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। अब समय आ गया है कि जो लोगों का इच्छा और आकांक्षा उसको रखा जाए। कब तक? हमारा भी एस्पिरेशन कोई सुनने वाला हो, हमारे पास भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। टू ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स टू पॉलिटिसाइज पब्लिक ओपिनियन, हाँ पब्लिक मीटिंग्स हो ताकि हमारा जो दुख है, हमारा जो यातना है, जो हमारा पीड़ा है, उसको कोई सुन सके, उसको रिसेप्ट कर सके, उसके लिए प्रोग्राम और पॉलिसी लेके आ सके कोई, चाहे फेमिन पॉलिसी की बात हो, चाहे पीजेंट्स का इंडेपेंडेंस की बात हो, चाहे कोई भी सेक्टर में बात हो, वो कहाँ बात होगा, तो उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और प्लेटफॉर्म आएगा तो मीटिंग्स होंगे, मीटिंग्स होगा तो हमारा पब्लिक ओपिनियन को रखा जाएगा। टू क्रिएट इंडियन लीडरशिप, और भारत में एक लीडरशिप बने, इंडियन खुद हो, क्योंकि हम अपना भाग्य विधाता खुद है, और क्यों हमारे इंडियन रहेगा तो हमारे इंडियन इंटरेस्ट को ज़्यादा समझेगा। यही तो कारण है कि 1929 में जब साइमन कमीशन आया तो गो बैक साइमन हो गया। क्यों? कोई भी इंडियंस नहीं है हमारे अंदर वहाँ पे, और वहाँ पे मोतीलाल नेहरू जिस हिसाब से नेहरू रिपोर्ट तैयार किए हैं, तो वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है ब्रिटिश के लिए कि ब्रिटिश दंग रह गया तो कोई इंडियन भी इस लेवल का कोई बना सकता है। और मोतीलाल नेहरू हर समय कोसते रहो तुम लोग नेहरू जी को, नेहरू जी के पिताजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 1 नंबर के बैरिस्टर थे वो, इतना खतरनाक बैरिस्टर की लॉ में लूफॉल्स ला देते थे, मतलब लॉयर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर थे वो, समझे ना। अब भले ही अभी तुम बोलो कि डायनेस्टी से लेके गया है, अरे भाई डिजर्व करता था, ले गया है, जो डिजर्व नहीं किया वो सत्ता में नहीं है, सिंपल बात। इंदिरा गांधी डिजर्व करती थी, सत्ता में थी, ठीक है ना। राहुल गांधी जी डिजर्व नहीं करते, वो नहीं है, सिंपल बात है, लोग तो दे ही देते हैं उसको। अकी भाई भतीजा बात नहीं है, अभी पूरा भरा हुआ है, सब टोटल है, अभी टोटल है हमारे कंट्री में। और जो डिजर्व करता है वो है, और जो डिजर्व नहीं करता नहीं है, लोग दे देगा उसको। समझने वाली बात है ना। कल्चर से आप पहले देखो, एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है, कल्चर है उसका, बन गया वो। एक पॉलिटिशियन घर में देख रहा है तो उसका बेटा पॉलिटिशियन बन गया, अब बस उसी को टारगेट करोगे। एक बॉलीवुड का आदमी है, वो बेटा बन गया उसका, क्योंकि घर से कल्चर टेक 2 टेक 3 शुरू से है घर में, वो चीज़ वो कल्चर जान रहा है, वो जान रहा है कितना मेहनत किया आता है। बस हम मेहनत नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमारा बाप क्या था। अरे यदि बेटा के पास दम नहीं है, बेटा के पास टैलेंट नहीं है, वो घट जाएगा, वो ऑर्बिट से फेंका जाएगा वो। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, पॉलिटिशियन का भी एग्जाम्पल है ऐसा बहुत सारा। ये तो नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है जी। तो होम का क्या है? ही वांटेड टू सफन ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स, वो चाहते थे कि ब्रिटिश का एटीट्यूड थोड़ा सा नॉर्मल हो इंडियन का, कि दबा कर रखा है। होम हमारे इंडियंस के लिए सोचते थे। अपने जर्नल में लिखते हैं, पीपल फ्रेंड में लिखते हैं कि डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में प्रॉब्लम्स था वो सबको डिस्कस किए थे ब्रिटिश के बिफोर जाके, ठीक है। हुम ऑल्सो रॉट लेटर टू ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हाँ ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिसके चांसलर वो थे, बताए थे ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, सब बताए तुम लोग को। एंड इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन इंडियन, बताओ हुम जाके कलकत्ता के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बोलते हैं, आ जाओ बाबू, काम है तुम लोग का, पढ़े लिखे हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दो। और तुमको क्या चाहिए? ब्रिटिश तुमको हेल्प कर रहा है ब्रिटिश से लड़ने के लिए, फिर भी तुम उसको शक के नज़र से देखते हो। अब कई लोग का शक होता ही है पहले से ही। एंड वर्क फॉर इंडिया, ठीक बताओ, 3 नाम दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हमारी पार्टी, ठीक है, क्या है तुम्हारा, अंतराम मंडल और इंडियन नेशनल यूनियन, ये 3 था शुरू में। बाद में
बताऊंगा किसने रखा है, तो बताएंगे तुमको थोड़ा देर बाद। मगर तुम यही जान लो, इल्बर्ट बिल के बारे में बात हुआ। इल्बर्ट बिल तुम्हारा क्या है, इमीडिएट रीजन है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो डैफरिन कहते हैं कि ये मिर्गी का असेंबली है, मिर्गी आया हुआ आदमी का असेंबली। डैफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे, रास नहीं आया इसको कि इंडियंस लोग अब हमको अब ये लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, तो बोला ये मिर्गी आया हुआ असेंबली है। ठीक है ना, हिस्टोरिकल असेंबली है। ही गेव द ओपिनियन ओवर पॉपुलेशन। देखो ऐसा है कि भारत में ओवर पॉपुलेशन इसलिए सफरिंग है, पॉपुलेशन कम करो ठीक हो जाओगे। तंज 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 कर्जन कहते हैं कांग्रेस ही क्या टॉटरिंग टू इट्स पीयर एंड वन ऑफ एम वाज, बोला है कि ये झूठ मूठ का चिल्ला चिल्ली कर रहा है, कांग्रेस बेकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि उसको आराम से हम खत्म कर देंगे। इट इज माई, देखो माई एम एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज टू हेल्प इन इज पीसफुल डिमाइस। इसको आराम से शांति से मैं खत्म करके निकाल, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। कितना बढ़िया से ले रहा है, तो ये दायित्व को खत्म, इसी का दायित्व को खत्म कर दिया गया बाद में कि जब मासेस जुड़ेगा तो बाबू कोई नहीं टिक पाएगा। हैमिल्टन कॉल्ड कांग्रेस, बोला कि हैमिल्टन जो उस समय के जो ब्रिटिश थे वो बोलते हैं कि क्या जी डबल साइडेड कैरेक्टर है ये लोग का, कभी कुछ कभी कुछ। ये क्रिटिक्स कहना है, क्रिटिक्स का, क्रिटिक्स तो बैठे हुए हैं कहने के लिए। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन, अब देखो बोल तो रहे हैं, अब ये चलो ये तो बाहर का आदमी है, गवर्नर जनरल बोलबे करेगा काहे कि उसको तो प्रेशर है। मन नेशनलिस्ट जो ये बोले थे सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाला, नेशनलिस्ट भी क्या आरोप लगाते हैं, जो कंट्री के लिए लड़ना चाहते हैं वो भी आरोप लगाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। देखो हर एक का एस्पिरेशन तुम पूरा नहीं कर सकते, बात समझो ना। तो इंडियन नेशनलिस्ट जैसे लाला लाजपत राय बोले थे ना अभी, MS गोलवलकर, RP दत्त तुम्हारा जो कि RC दत्त इंडिया टुडे लिखे थे, जो राइटर ऑफ इंडिया टुडे, ये क्या लिखते हैं, रॉट इन इंडियन टुडे डैट क्रिटिसाइज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का फॉर्मेशन के ऊपर क्रिटिसाइज किए। बोले ये कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिश का भारत के अगेंस्ट। क्यों क्यों किसी सिविल सर्वेंट को सब फॉर्म करने की जरूरत है जो कि ब्रिटिश है खुद पहले से। और यहीं पे सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का बात आता है, तो बोल दे जो तुम लोग को बोल दिया गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते तो सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि तुमको फैक्चुअल्स में बताए जाएंगे, फील्ड पर्सपेक्टिव से लेके आएंगे। मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा ऐड कर दूं, पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था वो तुम्हारा बॉम्बे में हुआ था, सेकंड बंगाल में हुआ था और थर्ड मद्रास में हुआ था। और यही राउंड जा रहा है, राउंड 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 राउंड। क्यों हुआ था समझो, तीनों प्रेसिडेंसी है, ठीक है ना, तो इस तरह आगे बढ़ा है, समझे बात को। इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याब जी, WC बनर्जी, RC दत्त वही जो बोले थे, रमेश चंद्र दत्त हुए और दादा भाई नारोजी। और जो बाबू आज तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हो, मैंने बोला 3 नाम दिया गया था, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो किसी के दिमाग में नहीं था वो दादा भाई नारोजी दिए थे। पारसी, यानी कि आज बड़ा बड़ा डिंगराबाजी करता है तुम, पारसी माइनॉरिटी आदमी दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही आज़ादी दिलाया है। यानी कि हर आदमी का हमारे कंट्री में योगदान रहा है मूवमेंट के लिए, समझे ना। तो पारसी जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया है। इंग्लिश मैन भी एसोसिएटेड थे, बहुत सारे इंग्लिश मैन भी थे जो इंडिया के लिए सॉफ्ट कर्नर था, या फिर कह सकते हो कि ब्रिटिश की तरफ से प्रेशर था कि जाओ भाई चेक करो क्या कर रहा है ये लोग। तो दोनों ही कंसेप्ट से देख सकते हो। तो जॉन ब्राइट थे, बहुत सारे लोग थे, एओ हुम तो खुद बहुत अच्छे थे, काम कर रहे थे, हेनरी कल्टन थे और सुआन बहुत सारे थे, या लॉर्ड डफरिन खुद थे गवर्नर जनरल। शुरू में तो लॉर्ड डफरिन सही है बोला है, बाद में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस औकात से कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे बड़ा बड़ा बात कर रहा है, तब बोल दिया कि ये मिर्गी लगा हुआ असेंबली है। क्यों प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि वो पावर में है, पावर को तुम करोगे बाबू, चुनौती दोगे तो पावर तुम उधर ही आएगा ही, जो बात है सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल देखो, कोई लॉजिक नहीं चाहिए, सिंपल चीज़ है, जो अभी चल रहा है वही चल रहा था उस समय में। अब देखो तुमको समझना होगा कि कैसे बना है, तो हर समय तुम जानते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे कंट्री में अभी का कोई बात नहीं है, 40 से ही शुरू हो गया। जब राजा राम मोहन रॉय एक्टिव थे, 50 में, 60 में, 70 में, 80 के दशक में, सब अपने अपने छोटे छोटे लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था हमारे भारत में, जो चाहते थे कि किसी तरह पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। हाँ, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना, एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी का पावर नहीं होना, ये सभी चीज़ तो बहुत दिन से मांग उठ रहे थे।
अल्टीमेटली वो कल्मिनेट हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1885 में, जिसके रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जो IRS थे वो एओहुम करते कि हाँ बनाना होगा, और आगे बढ़ता है इस तरह। ठीक है, तो प्री कांग्रेस एसोसिएशन थे सभी, बाद में कल्मिनेट हो गए। अब बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो कि मैं तुमको बता चुका हूँ कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के हिसाब से यही कि जैसे देखो कुकर, देखो बाबू सिंपल देखो कुकर, सेफ्टी वॉल्व समझते हो ना, कुकर जब तुम रखते तो ऐसे रहता है ना, क्या बोलते हो उसको, रबर, बिल्कुल ब्लैक जो रबर रहता है, वो यदि रबर नहीं लगाओगे तो फिर प्रेशर वो हो जाएगा, फूट जाएगा, और प्रेशर रिलीज होने के लिए रबर लगाया जाता है। तो यही है, तो कांग्रेस भी रबर है, समझे ना। आज जब प्रेशर होता है टेट उड़ जाता है, आप सीटी मार के बैठ जाता है, ठीक है ना, ऐसे वो आंख मारा है। ठीक है, तो देखो ताकि जो ब्लास्ट जो 1857 में विटनेस किया जा चुका था हमारे भारत में, ठीक है, ऐसा नाव इसलिए ज़रूरी था, कोई कहते हैं ऐसा, ठीक है, नेशनलिस्ट कहते हैं, इस तरह का बात करते हैं। एओहुम कॉन्स्पिरेसी था RC दत्त के हिसाब से, ठीक है, गवर्नर जनरल क्रिटिसाइज, बाद में देखते हो गवर्नर जनरल क्रिटिसाइज करते हैं, और एओहुम को बोलते हैं, इसका ठीक विरोध में बात है, एओहुम को बोला था कहा जी आप तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए, अब तो हमारा सिविल सर्वेंट थे, समझ रहे हो ना। तो ये बोला कि गवर्नर जनरल के पास जो लेटर लिखता है उसमें कैरिड आउट बट हुम टू सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स इंडिया, मगर एओहुम के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, होता है जी, वो वहाँ रह गया, भारत में रह गया तो सोचना शुरू कर देगा भारत के लिए। बाय ब्लड तो सब कोई हरामी नहीं होता है, सब कोई बदमाश नहीं होता है, कुछ तो होता है, विवेक होता है किसी का। सिविल सर्वेंट है जी, सिविल सर्वेंट का काम ही है कि जो पूरा गरीब के लिए काम करे। तो समझ में आ गया कि कंट्री में इतना दिक्कत है, बताओ, ये कंट्री हमारा है भी नहीं, हम बाहर से आए हैं, फिर भी ये कंट्री में हम लोग की वजह से दिक्कत झेल रहे हैं, इसको कुछ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जब गांधी बाबा को, जब चंपारण मूवमेंट में, उसके बाद भी बहुत सारा हुआ, तो जब गांधी बाबा एंट्री करते हैं तो जज उठ जाता है उनके एंट्री से, तो घबरा के सब जितने भी लॉयर सब उठ जाता है। तो बताओ, जज उठ गया, कोई कैदी आया, जज उठ गया, तो जीत तो वहीं पे हो गया। क्यों? क्योंकि जज भी चाहेगा कि कोई आदमी ऐसा जो नॉन वायलेंस पे काम कर रहा हो, और इसका शुरू से आलापना है कि ये तो नॉन वायलेंस पे काम करेगा। यही कारण है कि आइंस्टाइन जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब इतना बड़ा युद्ध हो जाता है, और जब वो बैठा रहता है एक दिन रूम में, और जब उसको टेंशन होता है, और फिर से तो मन में सोचता है कि हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन क्षति हुआ है, आदमी पे इतना त्रासदी हुआ है, अब हम इस पाप को कैसे धोए, हम पे तो बहुत बड़ा पाप लग गया, अब धोए तो धोए कैसे। तो एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करते हैं, इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं, और वहाँ पे गांधी जी का माला चढ़ाया जाता है, वहाँ पे गांधी जी को बोला जाता है कि हाँ, हमको विश्वास है कि ये आदमी सबसे बड़ा आदमी है, आने वाले समय में ये बहुत सक्सेस करेगा, क्योंकि इसने नॉन वायलेंस से काम किया है। बात समझे? बात समझ में आता है तुम लोग को? तो नॉन वायलेंस में इतना पावर है, वायलेंस से तो कोई भी किसी को दबा दे, और नॉन वायलेंस से जो जस्टिस मिलता है वो अपने आप ऐतिहासिक होता है, इसलिए आने वाले समय के लिए वो जनरेशन के लिए प्रेरणा देता है, और उसमें सभी चीज़ है जो हम बताते हैं तुम लोग को। तो देखो यहीं पे यही बात है कि होम क्या था, सॉफ्ट कॉर्नर था इंडियंस के लिए। अब तुम लोगों ने ये चीज़ जाना कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात हुआ, क्या क्या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ये सब क्रिटिक्स का अपने अपना तरह से व्याख्या है। तो एस्पेक्ट 1 हमने ख़त्म कर दिया। अब एस्पेक्ट 2 है कि जिसमें हम जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यकाल कैसे चला है पार्टीशन ऑफ बंगाल तक, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक इंडियन नेशनल में ऐसा क्या क्या काम किया। समझ रहे हो ना। अब इसी में बात होगा मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट का, तो देख लो यहीं पे मॉडरेट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। इसका क्या प्रोग्राम, क्या आइडियोलॉजी है, फिर डिमांड मॉडरेट्स का क्या डिमांड है, फिर वीकनेस क्या, वीकनेस हुआ होगा तभी तो एक्सट्रीमिस्ट आया होगा। अब कुछ भी दुख होता था तो ये पिटीशन करते थे, प्रेयर लगाते थे। ये एक धारा को पसंद नहीं आया कांग्रेस के अंदर, कहा जी खाली गोर लगते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे तो कब मिलेगा आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, लेकर रहेंगे उसको। तो वहीं पे एक धारा तैयार हो जाता है जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंस, और जाकर टूट जाता है। और ये टूट कब जाता है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, तो वो बोलता है कि अब हम शांत रहने वाले नहीं हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, यहाँ पार्टीशन हो गया, अब शांत नहीं, अब मॉडरेट सब शांत रहिए, हम करेंगे। अब बहुत पॉपुलर, गजब पॉपुलर हो गया उस समय। हाँ, उस तरफ फिर चल रहा है तुम्हारा रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वाला भी चल रहा है उधर। यानी कि तो हर आदमी का अपने अपने तरीके से योगदान है हमारे कंट्री में। और अभी गांधी बाबा कहीं नहीं है सीन में,
क्योंकि गांधी बाबा भी जस्टिस दे रहे हैं वहाँ साउथ अफ्रीका में बैठ के कर रहे थे। बाबा वहाँ से अनुभव ले रहे थे। बाबा आने से पहले वर्ल्ड लीडर बन चुके थे, वर्ल्ड लीडर बन चुके थे। कोई है आदमी जो अलग टाइप का है। अब बाबा वहाँ से अनुभव लेके आए इंडिया में, और इंडिया में और फेमस हो गए। और इंडिया में फेमस हुए तो देखो पढ़ाने में इतना ईज लगता है नहीं ये सब चीज़, क्योंकि लगता है कि भाई किसी दूसरे का नहीं बता रहे हैं, मतलब इतना मतलब मज़ा आता है। हाँ अपने ही आदमी है। अब टॉपिक भी तो ऐसा ही है, समझ रहे हो ना, मज़ा आता है इसमें, तुम कुछ भी बोल दो। इतना कुछ समझने के लिए है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद बढ़ने लगा। अब मेजर डिमांड्स, एक्सट्रीमिस्ट का मेजर डिमांड क्या है। 7 नंबर देखेंगे आइडियोलॉजी और प्रोग्राम क्या था एक्सट्रीमिस्ट का, वीकनेस क्या है, फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रहा है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट गिर गया। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी पढ़ेंगे। और बंगाल का जो डिवीजन हुआ है इसके पीछे का क्या रीजन रहा है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किए थे, मगर ये तो पॉलिटिकल कॉज था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, बंगाली और नॉन बंगाली को अलग करना है, क्योंकि बंगाली बहुत लिटरेट आदमी लोग है, जानते हो घर है वो, पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है बंगाल। बंगाल नहीं दिखाया है नेशनलिज्म का बीज, सबको बोया है। बंगाल नहीं होता तो आज आज़ादी भी नहीं मिलता हम लोग को। बंगाल मतलब बिहार भी है उसमें, समझे ना। देख लो, उठा के देख लो, 30 40 50 60 देख लो, स्वामी बंगाल रिनाउंसर्स कोमल। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट बताओ, एक नया आयाम दिया है नेशनलिस्टिक स्ट्रगल को। स्वदेशी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन दिखा था। नेचर क्या रहा, उसका क्या क्या लिंकेजेस है। बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया उसके वजह से, सूरत स्प्लिट हुआ, वहाँ पे क्लियर दिख गया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अब एक प्लेटफॉर्म पर रहने वाले हैं नहीं ये लोग, 1907 वाला। उसके बाद देखेंगे कि नेचर क्या रहा है एक्सट्रीमिज्म का, एक्सट्रीमिज्म वाला सूरत स्प्लिट बाय प्रोडक्ट है आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस हुआ था। 10 नंबर देखो। फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे इंडिया में, मॉडरेट्स का देखेंगे क्या रहा है, और यही सब चीज़ जानेंगे। 22 में स्वदेशी मूवमेंट एंड सो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है अपने आप, क्योंकि मैंने बोला इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जी। इस पे इतना मोटा मोटा ग्रंथ भी आता है, समझे, जो कि तुम लोगों को पढ़ाया जाए किसमें, ऑप्शनल। डोंट वरी, छोड़ेंगे नहीं कोई भी चीज़। तो पहले दिमाग से तैयार कर लो अपने आप को कि क्या करना क्या है। देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 देखो मैंड में बहुत तगड़ा दिया गया है। देखो मॉडरेट्स आए, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर सूरत स्प्लिट हुआ जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट टूट गए। अब स्वदेशी मूवमेंट का बात करोगे तो पूरी तरीके से तुम्हारा बॉयकॉट मूवमेंट से रिलेटेड है ये, मैं बताऊंगा इसके बारे में हिस्ट्री तुम लोग को आने वाले समय में। मॉडरेट्स नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, अब देखते हैं पहला जो इशू है उस इशू को समझते हैं कि क्या है, ऐसे बात क्या है इसमें। देखो मॉडरेट्स लोग क्या थे, हमारे बहुत लिबरल थे और बहुत ही एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियन थे। एजुकेटेड जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, समझे ना, दादा भाई नारोजी टाइप का, आरसी दत्त टाइप का, जो पढ़ा लिखा आदमी जिसको पता है लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पेशेंस है जिसके पास, पेशेंस है, मिलेगा आज़ादी पता है इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, बहुत खटना पड़ेगा। वो रियलिटी को सब कुछ जानता है, और जब ब्रिटिश का हुकूमत है ही उसको हम विरोध नहीं कर सकते, इसी से हल्का हल्का पावर डिराइव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रियल पॉलिटिक्स को समझते थे। मगर अगला वाला आगे बोला कब तक आखिर, कब तक आखिर, जवान खून है, बिल्कुल यंग ब्लड है, और ये लोग थोड़े बूढ़े हैं। और बूढ़े वाले लोग तो फिर अनुभवी होते हैं, है ना। तो देखो ये गजब का क्लासिफिकेशन है दोनों का, गजब का मिश्रण है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, और दोनों का अपना अपना जगह पे काम है। आइडियोलॉजी क्या था, पूरी तरीके से लिबर्टी, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, पार्टीसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित थे कि लिबर्टी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, इस तरह का विचारधारा से मतलब इन्फ्लुएंस थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का मतलब ही है शांत, मॉडरेट है जी, यानी क्या है, कोई रेडिकल बात नहीं करेगा वो, शांति से। तो अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट तो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो यही दिया दादा भाई नारोजी, और क्या चाहिए, वही दिखा दिए, है ना। जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में खोल दिया पोल, है ना, इशू ऑफ पॉवर्टी के बारे में पोल खोल दिया, तो ये सभी चीज़ के बारे में काम किया है। तो ये अचीवमेंट है, और इसके वजह से बहुत सारे लेजिस्लेशन लाना पड़ा ब्रिटिश को। तो इनका भी ऐसा नहीं कर सकते कोई काम ही नहीं है। मगर तौर तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, यानी कि जो संविधान में रहा के जो भी सेटअप तो रहा ही होगा उस समय, रहता ही है, जानते हो हर एक्ट में, हर चैप्टर एक्ट में नया नया चीज़ आ रहा था, तो उसके हिसाब से क्या कौन सी, यानी कि ये संविधान में इसी हिसाब से हमको दीजिए, हमारा हक है, क्यों पढ़े लिखे आदमी हैं तो संविधान का बात करेंगे। नंबर 1 पीसफुल, प्रेयर करके देखिए दिए, हमको देना चाहिए, आपको जो बात है, हम इंडियंस हैं, ठीक है, दीजिए हमको। तो ये तरीका था। एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या थे, चाहते क्या थे, सेल्फ रूल,
खुद रूल करे, मगर ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंदर ब्रिटिश भी रहे, हम खुद रूल करें। यही तुम्हारा 1935 के बाद इलेक्शन हुआ था तो वही हुआ था, ब्रिटिश ऊपर है, हम संभाल हम ही रहे हैं कंट्री को, है ना। तो ये चाहते थे स्वराज। देखो स्वराज 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 बात किया जाता है, हाँ, मगर स्वराज को तो किसने डिफाइन ही नहीं किया, वो तो जाके तुम्हारा कराची सेशन में हुआ है डिफाइन, पूर्ण स्वराज। और उसी डेट को चुना जाता है रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी 1952। तो वहाँ पे बोला कि अब हमको स्वराज वराज कुछ नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, बहुत हो गया। और हम जाकर आज़ादी बना लिए 26 जनवरी 1929, हम बोल दिए कि हम भारत आज़ाद हो गया। गुस्से से भाई कर ही नहीं रहे तुम, और पहली बार तुम्हारा स्वराज का डेफिनेशन रखा गया, नहीं तो अभी सब स्वराज वाला भेगी में चल रहा था, कोई और बोल रहा था, कोई कुछ और बोल रहा था। ये ऑप्शन में बताऊंगा तुमको, हमें बात को। तो पूर्ण स्वराज का पहला डेफिनेशन कराची सेशन से हुआ है, ठीक है। और इसी में देखो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, जानते हो तुम लोग कि सिविल सर्विस में हमारा इंडियंस भी होना चाहिए। आज जो सिविल सर्विस का तैयारी करते हो, क्या ब्रिटिश का ही देना है ये चीज, तो उसमें हमारे इंडियंस लोग नहीं रहते थे, मगर दिक्कत क्या था, लिमिटेशन यही था, कॉन्फाइंड प्लेस तक था, अर्बन एरियाज तक, जहाँ तक पढ़े लिखे तबके थे वहाँ तक है। हम जानते हैं कि भारत में कितना पढ़ा लिखा तबका उस समय था, कम था। अभी का इतना बुरा स्थिति है तो उस समय और कितना बुरा स्थिति हुआ होगा, सोचो, है ना। तो तुम समझ, देखो कंट्री, देखो सिंपल सी बात है, हर समय बोलते हैं जो पास्ट में थे उसी का लाइन है। बाबू कल महान बनेगा यदि आज अच्छा है तब, आज अच्छे नहीं है सो के उठ के आ गया बोला कि हमको महान बनना है, हमको महान बनना है, कुछ नहीं होता है ऐसे में, उसके लिए खटना पड़ता है, आज ही का चेंज आके मिलेगा कल में आपका। यही हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री ही कहता है कि हम ऐसे थे। तो देखो मॉडरेट्स, देखो मॉडरेट्स, देखो मॉडरेट्स ने क्या किया, मॉडरेट्स का कितना बड़ा रोल रहा है, क्यों नहीं किया। 1885 से लेके 1905 तक तो लीडरशिप इसने दिया है, मॉडरेट्स ने ही लीडरशिप दिया है। इंडियन के लिए कोई सोचेगा तो मॉडरेट्स ही सोचेगा, वही प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाएगा, वही इंडियन एस्पिरेशन को देखेगा। नंबर 1 मानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव लिमिटेड है, मानते हैं कम है क्योंकि कन्फाइंड है ये अर्बन एरियाज और कुछ एजुकेटेड तक, मिडिल क्लास तक वो है जो कि वेस्टर्न प्रोग्रेसिव थॉट को समझते हैं। बाकी कहाँ संविधान का भाषा समझ में आता है, बाकी तो लोएमेंट टर्म है, एग्रीकल्चर कर रहा है, दुख हो रहा है उसको, वो क्या समझेगा संविधान, वो तो समझेगा कि हमको लैंड रेंट माफ कर दिया जाए, हर कोई भाषा थोड़ी समझेगा यार। तो इसलिए इसका लिमिटेशन था। लीडरशिप देखो, दादा भाई नारोजी थे, एस एन बनर्जी थे, बदरुद्दीन तुम्हारा त्याबजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, ऋषभ बच्चे थे, एम.जी. रानाडे थे, वही रानाडे जो कि इकोनॉमी पर काम कर चुके थे, आनंद मोहन बोस थे, और बहुत सारे थे। ये पहला लीडर जो कि बहुत काम किया हमारे भारत के लिए। ऑब्जेक्टिव और डिमांड क्या था, समझो कि एक्सपांड करो और रिफॉर्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हाँ, लीडिंग टू पॉपुलर कंट्रोल ऑफ एडमिन, यानी कि पीपल का भी भरोसा हो आपके एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं कि आप जो आया आप थोप दिए। पॉपुलर डिमांड को रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाओ, उसमें इंडियंस भी लाओ। नंबर 1 गेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, पब्लिक सर्विस में हमारा भारत का भी, सिविल सर्विस में लंदन में भी टेस्ट हो, इंडिया में भी टेस्ट हो। लंदन में इसीलिए टेस्ट करवा अचिसन कमेटी, बताए थे कि नहीं बताए थे, ली कमीशन के द्वारा 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था, याद आया सभी चीज। तो फिर तो कहने का मतलब क्या हो कि भारत इंडिजिनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस होना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर घटना चाहिए। कहा जी मिलिट्री में खर्चा करिएगा, कम करो उसको, हमारा ही पैसा जा रहा है, डेढ़ बोलते बात आ गया इसमें। तो इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स, अरे लगा दो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो, क्योंकि वहाँ से आता है, हमारे इंडियन मार्केट को खत्म कर दे रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ, आने में पैसा लगेगा, ताकि हमारे इंडियन का जो कॉटन, क्योंकि हमारा कॉटन गुड्स तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बोल तो रहे, क्योंकि एजुकेटिव ही अब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वही फैसला करे जुडिशरी का, हो तो गया, जो फैसला सुना दिया भागो यहाँ से, जो काम कर दिया वो काम कर दिया, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन ही नहीं रहेगा फिर। अभी से समझ में आ रहा है ना जी। टेक्निकल और जनरल एजुकेशन होना चाहिए, हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होना चाहिए, यहाँ पे जनरल एजुकेशन भी होना चाहिए, ये मॉडरेट्स कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए सभी को, एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए सेंटर में और प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि सब तबका पे होना चाहिए, और सिविल सर्विस का इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। डिमांड, मेथड क्या था, टेक्निक क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, विरोध करेंगे तो संविधान के दायरे में रहते हुए करेंगे। नंबर 1 क्या है, पूरी तरीके से मीटिंग्स में बात होगा, रेजुलेशन होगा, पिटीशन होगा, स्पीच होगा, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर देंगे जहाँ पे ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाए,
ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पीसफुल और तुम्हारा ब्लडलेस स्ट्रगल, कहीं खून बहना नहीं चाहिए, बात एकदम पीसफुल, चुपचाप धरना देकर बैठ रहे हैं, पीसफुल। और गांधी बाबा इसलिए चुनते हैं इस चीज़ को। दे आर नॉट विलिंग टू मास इन नेशनल, ये नहीं चाहता था कि मास मूवमेंट हो। दे वांटेड टू अटेंड पॉलिटिकल राइट्स, ये चाहता था कि सेल्फ पॉलिटिकल राइट्स मिले और सेल्फ गवर्नमेंट मिले, मगर किसके अंडर? ब्रिटिश के अंदर। और ये सडन ना हो, स्टेजेस वाइज हो। क्यों? पता था जो चीज़ सडन मिलता है वो अचानक नहीं मिलता है। जैसे सिविल सर्विस कलेक्टर तुम एक ही अटेम्प्ट में पास कर गया तो तुम मतलब क्या समझा उससे? फिर आप वही छठा अटेम्प्ट में बना, लेट्स, तो बाबू तुम्हारे लिए तो वो सब कुछ, क्योंकि तुमने क्या नहीं देखा था, कितना सपना देखा था उसके लिए। हम बन रहे हैं, तुमको गिफ्ट मिल रहा है, हमको ई मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है, फलना ढिकना चिलना जो भी है तुमको, है ना। एक ही अटेम्प्ट हो गया तो तुम कहाँ गया वहाँ पर? तो स्टेजेस वाइज मिलना चाहिए, देख रहे हो। अचीवमेंट क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था? तुमको तो वरदान दे ही दिया कि तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट में हो जा रहा है, बात खत्म। छठा अटेम्प्ट तो तुम बोलने नहीं गए। अच्छा से पढ़ेगा ना, अच्छा से पढ़ेगा नीतीश, सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लेगा, जाओ, उतना कैलिबर है तुम्हारे अंदर, सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लेगा, ठीक है, अच्छा से पढ़ेगा तब। और कोमल भी सेकेंड अटेम्प्ट तक निकाल सकती है, ठीक है ना। चौथा अटेम्प्ट बोलते हैं इसलिए कि तुमको पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब सेकेंड में नहीं निकला कोई बात नहीं, चौथा वाला है मेरे पास। तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग चुना क्या चीज़ है, ठीक है ना। हंसी मजाक में तुम लोग सपना बना लिया बड़ा बड़ा। देखो अचीवमेंट, और तुम कल बोल ही दिए थे, अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस प्रोवाइडेड अ सॉलिड बेस फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। यस, यही प्लेटफॉर्म है, यही लीडरशिप है जो आगे बढ़ा सकता है। हम पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों को समझाने का। अब डेमोक्रेसी जिसको समझ में है तो वही समझाएगा जी। और ये लोग इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़े लिखा तबका है, वेस्टर्न एजुकेशन को जानता है, खुद सब महारत हासिल है, क्योंकि लंदन में भी बर्थेसिस दे रहा है। समझ रहे हो कितना वेस्टर्न एजुकेशन इन लोग के अंदर है। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का बात, नेशनलिज्म, क्यों यूरोप से सब सीख नहीं है सब। एक्सपोजिशन एक्सप्लोरेटिव कैरेक्टर, यानी कि एक्सप्लोरेटिव कैरेक्टर जो ब्रिटिश का था वही दादा भाई नौरोजी का जितना भी काम हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाए, पीपल गैदर हुए और पॉलिटिकल स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और यही इनके प्रयास की वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ, और जहाँ पे इलेक्शन पहली बार इनडायरेक्ट तरीके से करवाया गया। कम से कम 18 इनडायरेक्ट तो हुआ ना जी, आने वाले समय में डायरेक्ट होगा। तो एक ही बार तो कुछ नहीं बनता है ना, कभी बोर्ड का यूज़ करते तो कभी ये यूज़ कर रहे हैं, अचानक इस पर नहीं आए, क्योंकि हर एक चीज़ रास्ता बनता है जी, है ना। एक ही बार हमको नहीं मिलता सफलता, एक लंबा करते थे, एक अनुभव होता है, उस अनुभव को सजा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही अनुभव ले रहे हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब देखो वीकनेस, मगर ये तो है कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहे ही होंगे। यही है कि लैक ऑफ मास सपोर्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है इस कंट्री में। नंबर 1, मासेस का अटेंशन नहीं ले पाए, अर्बन एरियाज तक सीमित थे। अचीव जो डोमिनेंट स्टेटस का था कि हाँ हम करेंगे ऊपर ब्रिटिश रहेगा, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पूरा ब्रिटिश ही अभी भी है। प्रेयर पिटिशन कर रहे हो फिर भी बात नहीं मान रहा है तुम्हारा। और फेल टू गेट एनी सब्सटेंशियल थिंग, यानी कि कोई बड़ा चीज़ ब्रिटिश से नहीं मिला, कोई बड़ा चीज़ जो मिलता और जो हम उसको गुणगान करते तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कल हम बात करेंगे नया टॉपिक एक्सट्रीमिस्ट पे बात करेंगे। देखो मैंने 1.5 क्लास बता दिया है।